शादी की पहली रात ही कुछ भी ऐसा हो या फिर कोई मामूली सा हादसा भी हो जाए तो इंसान को उम्र भर याद रहता है। मुझे भी अभी तक याद है जब मेरी शादी हुई। शादी की पहले ही दिन एक छोटा सा लड़का मेरे कमरे में आया। कहने लगा, मालकिन आप ताज़ा फ्रेश जूस पियेंगी? मैंने कहा हाँ। उसने बड़े प्यार और लगाव से मुझसे पूछा था तो मैं उसे मना नहीं कर पाई थी। मैंने उसको हाँ में जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये लड़का कौन है। मैं तो ये समझी थी ये बच्चा या तो मेरा देवर होगा या फिर मेरे पति का कोई जानने वाला। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जूस लेकर आया तो उसकी जबान, बोल चाल, उठना बैठना सब कुछ नौकरों वाला लग रहा था। मैंने उससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की थी, लेकिन मैं अंदाजा कर चुकी थी कि जरूर वो इस घर का खानदानी नौकर है। मेरी माँ ने भी मुझे बताया था कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पर तुम्हारे आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी होगी। अब तो मुझे अपनी माँ की बात पर भी विश्वास आ गया था, लेकिन मुझे मर्द नौकरों से हमेशा से उलझन होती रहती थी। हमारे घर भी एक काम वाली आती थी। इससे पहले एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर काम करने आता था। उसे मेरे पापा ही लाए थे। हम सब लोग बड़े हुए तो मेरी माँ ने उन्हें कहकर हटवा दिया था, लेकिन अब मैं फिर से एक ऐसे घर में आ गई थी जहाँ पर मर्द नौकर थे। खैर, ये तो छोटा सा बच्चा था, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मुझे इस बच्चे से क्या परेशानी हो सकती है। अगर ये यहीं पर रहा और काम करते करते इसकी उम्र यहीं पर ज़्यादा हो गई, यानी कि ये 16-17 साल का हुआ, तो मैं इसे इसके घर भेज दूंगी। वैसे भी छोटे बच्चों को ज़्यादा पता नहीं होता। मैं तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा खुलकर बातचीत किया करती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ और अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाने वाली हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे पति मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं आम पतियों के जैसा नहीं हूँ। इस घर में काम करने के लिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। घर में नौकर चाकर हैं, तुम्हारे आराम का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। बस तुम्हें एक ही काम करना है, और वो ये कि मेरी माँ की हर बात माननी है। मेरी माँ की नौकरों पर सख्ती नहीं करती, वो बहुत ही नरम दिल औरत हैं। उनकी नरम दिली से तो कभी कभी हम भी तंग आ जाते हैं। लेकिन अब तुम इस घर की सदस्य हो, इसलिए तुम भी कभी भी नौकरों पर सख्ती मत करना। बस तुम उन पर गुस्सा मत करना। माँ का कहना है कि इन लोगों की बद्दुआएं बहुत जल्दी लग जाती हैं, इसलिए कभी भी ना उनसे कभी कोई बदतमीजी की जाए और ना उनसे ऐसी बात की जाए कि उनका दिल दुखे। मैंने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई थी। जाहिर है मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। नैतिक ने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई, मेरी खूबसूरती की तारीफ भी की। ये रात मेरे लिए बड़े ही अरमानों वाली रात थी, हर लड़की के लिए होती है। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले नैतिक ने मुझे नहीं देखा था, बस मेरी तस्वीर ही देखी थी। कहने लगे, साधना तुम तो अपनी तस्वीर से भी कहीं ज़्यादा प्यारी हो। ये कहते कहते नैतिक ने मेरे उसी हाथ को चूम लिया था जिसमें उन्होंने अंगूठी पहनाई थी। मैं शर्म से सिमट कर रह गई थी। धीरे धीरे वो मेरे करीब होते गए। मेरी धड़कनों में शोर मचा हुआ था, लेकिन धड़कनों में एक उमंग भी थी, नई जिंदगी की उमंग। अभी नैतिक ने मुझे बाहों में समेट कर प्यार करना शुरू ही किया था कि उनके फ़ोन पर घंटी बजी थी। नैतिक ने फ़ोन उठाया। पता नहीं उधर से क्या कहा गया कि नैतिक मुझसे दूर हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव बदले थे। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे फ़िलहाल अपने दोस्तों के साथ जाना है। आज उन्होंने मेरे लिए एक दावत रखी है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ तुम्हारे पास अभी रुक पाऊँगा। 2-3 बजे तक आऊँगा, तब तक तुम थक चुकी होगी, इसलिए तुम सो जाना। मैं अभय से कह दूँगा कि अगर मैं आया तो वो तुम्हें जगा देगा। अभय? मैंने अपने पति की तरफ सवालिया नज़रों से देखकर ये नाम दोहराया था। ये कौन है? मेरे मुंह से पहले यही शब्द निकला था। नैतिक कहने लगा, अरे थोड़ी देर पहले जो तुम्हें दूध देने आया था ना, वही छोटा बच्चा। हमारे घर का सबसे अच्छा और सबसे प्यारा बच्चा है। कभी भी उसे नौकर मत समझना, अपना छोटा भाई या फिर देवर समझना। वो तुम्हारी इतनी सेवा करेगा कि तुम सारी जिंदगी उसकी सेवा को याद रखोगी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और सब उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसलिए मैंने माँ से कहा था कि मेरी पत्नी के लिए अभय को रखना, ताकि वो साधना का काम करे और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये कहकर नैतिक बेड से उठकर खड़े हो गए। इससे पहले बाहर जाते मेरी तरफ पलट कर आए और बोले, मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें मर्दों से नफरत है, ये भी मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। अपने पति की ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा झेंप सी गई थी। ये सच था कि मैं मर्दों से नफरत करती थी, और ये बात मेरे पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी, क्योंकि शादी से पहले भी कई लड़कों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की थी, और मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखाया था कि दोबारा उन्होंने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की।
मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। मैं हर तरफ बहुत ही कठोर और सख्त दिल मशहूर हो गई थी और यही बात मेरे पति तक भी पहुंच गई थी। नैतिक कहने लगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लड़कियों को ऐसा ही सख्त और बहादुर होना चाहिए कि कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये लड़का रखा है ताकि तुम इसके साथ कभी भी डर या खुद को असुरक्षित महसूस न करो। मैंने नैतिक का धन्यवाद किया। वो तो चला गया, लेकिन एक अजीब सा एहसास मुझे होने लगा था। शादी की पहली रात थी और नैतिक का मुझे यूं छोड़कर चले जाना अच्छा नहीं लगा था। और क्या घर में मेरा ख्याल नौकर रखेंगे? मेरा पति क्या मुझसे बात नहीं करेगा? और फिर शादी की पहली रात मेरा पति मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता था? मुझसे भी ज़्यादा क्या उसके लिए उसके दोस्त ज़रूरी थे। दोस्त तो फिर भी मिल जाते, लेकिन हमारी शादी की पहली रात दोबारा नहीं आती। मुझे दुख तो हुआ था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी। अपने पति से ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए मैं खामोश रही। दिल में हजारों ख्याल आ रहे थे कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और मैं हैरान हो गई। मैंने तो दरवाजे की कुंडी भी नहीं खोली थी, फिर ये दरवाज़ा अपने आप से कैसे खुल गया? और फिर मैं हैरान हो गई कि मेरे सामने वही 11 साल का अभय खड़ा था। उसके हाथ में दरवाजे की चाबी भी थी। मैंने उससे गुस्से से पूछा, ये क्या? तुमने दरवाजे को चाबी से क्यों खोला? मैंने तो इसे अंदर से लॉक कर लिया था। तुम्हें नहीं पता कि एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है? कम से कम तुम्हें पूछकर कमरे में आना चाहिए था। तुम्हें इतना तो पता होगा कि एक नई नवेली दुल्हन के कमरे में इस तरह बिना नॉक के नहीं जाते। तुम्हें एक बार नॉक करना चाहिए था। और देखो, दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। मैंने उसे गुस्से से डांटा था तो वो अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मालकिन माफ़ कर दें, लेकिन असल में मुझे गलतफहमी हुई थी। आपसे पहले मैं छोटी मैडम का काम किया करता था। वो भी मुझे यही कहा करती थी कि मुझे कभी कभी आलस आता है और मैं उठकर दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तुम बाहर से ही चाबी लगाकर दरवाज़ा खोल लिया करो, मुझे चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह दे दिया करो। तो बस मेरे ख्याल में छोटी मैडम का ही ख्याल था और इसीलिए मैं इस कमरे में आ गया था। मुझे माफ़ कर दें जी। उसने बड़े भोलेपन से मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैं भी समझ गई कि हाँ, हो सकता है मेरी ननद पहले बहुत ज़्यादा नखरे वाली और आलस होती होगी, तो नौकर को इसी तरह कमरे का दरवाज़ा खुद खोलकर अंदर आना पड़ता होगा। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि मैं इस तरह नौकर को अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। मैंने अभय को साफ मना कर दिया कि तुम अपनी छोटी मालकिन के कमरे में ऐसे जाते होगे, लेकिन मेरे कमरे में बिना मुझसे पूछे मत आना। वो भी मेरी बात मान गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो नौकर कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसकी हरकतें मुझे शक में डाल रही थीं। मैंने मन ही मन सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक जरूर जाऊंगी और उस नौकर की हरकतों पर नज़र रखूंगी। मैंने कहा, अच्छा अब ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, मैंने सोचा आपका हाल हवाल पूछ लूँ। अगर आपको खाने की कोई चीज़ चाहिए तो बता दें। मैं रात को देर तक जागता रहता हूँ। इस हवेली के सारे नौकर सो जाते हैं, बस मैं ही जागता रहता हूँ। उसने अपनी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों से कहा था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, फिलहाल तो मेरे कमरे से जाओ और दोबारा ऐसे दरवाज़ा खोल कर मत आना। जी अच्छा, अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हुए वो चला गया था। मैं उसकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस भी हुई थी। कितना छोटा सा बच्चा था और उसे तमीज़ भी बहुत थी। मुझसे कोई भी फालतू की बात भी नहीं की थी। अब वो लड़का मुझे थोड़ा मासूम भी लगने लगा था। मुझसे कोई बदतमीजी भी नहीं की थी, वरना वो चाहता तो मेरी तारीफ भी करने बैठ जाता। वो नौकर होकर भी बड़ा ही तमीज़दार लड़का था। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर से उठी। मैंने अपने कपड़े ठीक किए कि तभी मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी थी, जहाँ पर एक थैली रखी हुई थी। ऐसा लगा जैसे उसे अभी अभी रखा गया हो, क्योंकि जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई थी तब कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं थी। फिर ये थैली अचानक से यहाँ कैसे आ गई? मुझे लगा ये सारा सब कुछ अभय नहीं रखा होगा। क्या उसका कोई मकसद हो सकता है? मैं थैली उठाकर देखने लगी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने सोचा अगर थैली में कोई ऐसी वैसी चीज़ हुई तो बेकार में मैं बदनाम हो सकती थी। मैंने थैली जल्दी से अलमारी के नीचे छुपा दी और उसके बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मेरी सास के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? वो कहने लगी, बेटा ये नैतिक को क्या हुआ था? वो अभी कुछ देर पहले बड़े ही गुस्से में मेरे कमरे में आया था और मेरी बात सुने बिना ही वो बाइक लेकर पता नहीं रात के अंधेरे में कहाँ चला गया। मैं तो उससे पूछती रह गई, लेकिन वो कहने लगा बाद में बताऊंगा। मेरे बहुत ज़्यादा जिद करने पर उसने एक बात मुझे बताई जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं आया था। तुम तो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की हो। तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ गलत सोच ही नहीं सकती।
अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे हैरत है कि अभी तक नैतिक घर क्यों नहीं आया, हालांकि उसे अभी तक यहीं होना चाहिए था। और फिर ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे कमरे में रोक कर रखती। आखिर को तुम्हारी शादी की पहली रात थी, तुम ऐसे कैसे अपने पति को जाने दे सकती हो। मैंने कहा मम्मी जी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने पति को पहले दिन से ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दूं। लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी थी, लेकिन उनकी परेशानी अब भी वैसी की वैसी ही थी। कहने लगी, बेटा एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन बस ये समझना कि ये राज की बात है और अभी बात करने का ये समय नहीं है। बस तुमसे इतना कहूँगी कि तुम थोड़ा सावधान रहना, और अगर नैतिक तुमसे दूरी भी बनाए तब तुम खुद उसके करीब जाना। औरत को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होती है। अब मैं अपना जवान बेटा तुम्हें दे चुकी हूँ, तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है कि कहीं वो इधर उधर भटक न जाए। सास की बात सुनकर मैं अजीब सी सोच में पड़ गई थी। मेरी सास पहेलियाँ क्यों बुझा रही थीं, जबकि मुझे उनकी किसी भी बात की कोई समझ नहीं आई थी। खैर मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी सास भी जा चुकी थीं कि तभी मेरी नज़र जूस के गिलास पर पड़ी। मैंने उसे फ़ौरन से उठाकर अपने मुंह से लगा लिया। मुझे प्यास भी महसूस हो रही थी, किसी से पानी भी नहीं मांग सकती थी। जूस पीकर मेरी प्यास बुझ गई थी, पर मैं सोने के लिए लेट गई। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब मुझे अपने कमरे में किसी हलचल का एहसास हुआ। मैंने देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे एकदम से गुस्सा आया कि इस वक्त कौन आ गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने अभय खड़ा था। मुझे अब उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोबारा मेरे कमरे में आ गए, वो भी मुझे बिना बताए। और तुमने समय देखा है, रात के 2 बज रहे हैं। तुम इस समय मेरे कमरे में क्या लेने आए हो? मेरी बात सुनते ही वो डर गया था। कानों को हाथ लगाकर कहने लगा, बड़ी मालकिन मुझे माफ़ कर दें, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं यहाँ पर एक अपनी बहुत ही ज़रूरी चीज़ भूल गया था। अगर मैंने वो चीज़ न ली तो मैं मर जाऊँगा। आपने देखी हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैंने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना तुम मर जाओगे? क्या तुमने वो चीज़ इसी कमरे में रखी थी? वो कहने लगा, मालकिन एक थैली थी और उसमें एक रुमाल था। वैसे तो वो सामान आपको ही देना था, लेकिन मुझे लगता है मैं कहीं और रख कर गिरा दिया है, और अगर वो रुमाल किसी और ने देख लिया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कुछ परेशान होता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैं सोने लगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं रुमाल और थैली निकाल कर देखूं कि उसमें आखिर ऐसा क्या है जिसके बगैर वो इतना ज़्यादा परेशान था और इतना ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने तो उसे तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरे दिल में उस थैली और रुमाल को लेकर उत्सुकता भर गई थी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और इस बार लॉक लगाने की बजाय कुंडी लगा दी। फिर कमरे की लाइट जलाई और रुमाल थैली खोल कर देखने लगी। अंदर से जो चीज़ निकली थी उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, साथ ही साथ परेशान भी थी, क्योंकि मैं उस छोटे से बच्चे से ही उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वो ऐसी चीज़ें थैली में डालकर मुझे देखा। थैली के अंदर एक रुमाल था, एक परफ्यूम की बोतल थी और एक बहुत ही सेक्सी नाइटी थी। रुमाल को देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, और जब पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। उस पर लिखा था, आई लव यू जान। ये नाइटी और ये परफ्यूम आज की रात के लिए नहीं है, बल्कि उस रात के लिए है जब तुम मेरी बाहों में होगी, नैतिक की बाहों में नहीं। तुम मेरी हो, नैतिक की नहीं। और वो रात जल्दी ही आने वाली है जब हम एक दूसरे की बाहों में समाये होंगे। मैं तो हक्का बक्का से ये सब देखती रह गई थी। कौन था ये इंसान जिसने मुझे ये गिफ्ट भेजे थे? अब मेरे दिल में एक डर बैठ गया था, आखिर की किसकी हरकत थी, क्योंकि अगर मैं लाख उस बच्चे पर शक करूं और ये विश्वास करने की कोशिश करूं कि उसी ने किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब कुछ एक बड़ा इंसान ही कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो मुझे अच्छी तरह जानता हो। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं अब अभय से सारी सच्चाई जान कर रहूँगी। मैं उसके साथ प्यार वाला व्यवहार रखूँगी, जिससे कि वो मुझे अंदर की सारी बातें बता दे। वही मुझे बता सकता था कि ये सामान उससे मेरे लिए किसने भिजवाया था। मैं दोबारा सो गई थी, लेकिन नैतिक अभी तक घर नहीं आया था। अगली सुबह हुई तो मैंने उसे 500 रुपये दिए। मैंने कहा, अभय तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मेरे हाथ में पैसे देखकर अभय बोला, मालकिन मैंने, लेकिन इससे पहले आगे कुछ कहता मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझे दीदी कहा करो। मेरे इतने अपनेपन पर ही वो खुश हो गया था। मैंने कहा, जो रुमाल तुम मुझे देने आए थे, मुझे रात को वो मिल गया था, तुम मेरे ही कमरे में भूल गए थे। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया। कहने लगा, अच्छा ये बताएं, वो रुमाल आपको मिल गया? मैंने कहा, हाँ मिल गया था। फिर बोला, अच्छा वो रुमाल आपको पसंद आया? उसकी बात सुनकर मैंने इधर उधर देखा
कि कहीं कोई इस बात को सुन न ले। खासकर मैं नैतिक को इस बात की खबर भी नहीं होने देना चाहती थी। मैंने कहा, हाँ मुझे रुमाल पसंद आया, लेकिन मुझे ये बताओ वो गिफ्ट मेरे लिए कौन लाया था? क्या नैतिक ने दिया था? मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सा घबराया था। कहने लगा, नहीं नहीं मालकिन, बड़े भैया ने नहीं दिया था, बल्कि वो तो कोरियर वाला आया था। कोरियर वाले ने कहा था कि सिर्फ दुल्हन को ले जाकर देना है, परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो मैं आपके कमरे में लेकर आया था। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। अभी तक मुझे कोई सुराग नहीं मिला था। मैंने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखो आगे से भी मुझसे कुछ मत छुपाना। कोई तुमसे मेरे बारे में बात करे तो मुझे ज़रूर बताना। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगा, मैडम मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये किसी गरीब को दे दें तो अच्छा होगा। मैं उसका व्यवहार देखकर हैरान हो गई थी। उसमें खुददारी और गैरत भी थी, साथ ही साथ गरूर भी था। वो मेरी किसी भी बात को खातिर में नहीं लाया था। मैं उसकी बात पर खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में बहुत सारे सवाल थे। पर अपने पति के होते हुए मैं ये बात किसी से कर भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि मैं मायके जाकर ये बात अपनी माँ के सामने रखूंगी। उन्होंने दुनिया देखी है और उन्हें इस बात का अनुभव भी ज़्यादा होगा। वो ज़रूर मुझे कुछ काम की बात बताएंगी कि ये हरकत किसने की होगी, क्योंकि छोटे बच्चे पर तो मैं शक बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। खैर मैं अपने मायके चली गई। मैंने सारा मामला अपनी माँ को बताया। मेरी माँ भी परेशान हो गई। कहने लगी, बेटा तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, अगर ये बात तुम्हारे पति को पता चल गई तो वो तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि हमने तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं की है और तुम नैतिक को धोखा दे रही हो। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हुई थी। मैंने कहा, भगवान न करे मम्मी जी, मैं तो अपने पति के अलावा किसी को और के ख्याल भी नहीं लाती। तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी सकती हूँ? ऐसा सोचना भी पाप है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को तो यकीन आ गया था, लेकिन मैं जानती थी ये राज जैसे ही मेरे पति को पता चलेगा तो वो ज़रूर मुझ पर ही शक करेगा। वो थैली मैंने अपनी माँ को दे दी और मैं घर वापस आ गई। मेरी माँ ने मुझे सावधान रहने के लिए कहा था और ख़ास कर उस नौकर अभय पर नज़र रखने के लिए कहा था, जिसे मैं सिर्फ 10-11 साल का बच्चा समझती थी। नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी, लेकिन ये तो मेरी गलतफहमी निकली थी। खैर जब मैं दोबारा ससुराल गई तो नैतिक मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बेचैनी और गुस्सा था। उसका ये गुस्सा देखकर मैं डर गई। उसने मुझसे अजीब से शब्दों में पूछा, तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी? उसकी बात सुनकर मैंने आराम से जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपनी माँ की तरफ गई थी। कहने लगा, तो तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें आगे से मेरी अनुमति के बगैर घर से कदम निकालना मना है। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि नैतिक एकदम इतना बदल जाएगा, लेकिन उसकी नज़रों से लग रहा था जैसे कुछ तो हुआ है। वो मुझसे या तो नाराज़ था या फिर मुझसे कुछ बात कहना चाहता था। इतने में मेरी सास की आवाज़ आई। मुझसे कहने लगी, बेटा आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, आज हमारे घर कुछ ख़ास मेहमान आने वाले हैं। मैंने कहा, ठीक है आप निश्चिंत रहें। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि नैतिक ने एक बड़ी सी साड़ी उठा रखी थी। नैतिक कहने लगा, साधना आज तुम ये साड़ी पहनकर मेहमानों के सामने आओगी और देखो घूंघट भी कर लेना। वो बड़े ही गौर से देख रहा था और मैं उलझ गई थी। मैं परेशान हुई। वो कहने लगा, तुम क्या सबके सामने सज संवर कर जाना चाहती हो? क्या तुम सबको अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती हो? मैंने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन नई नवेली दुल्हन ने तो हमेशा तैयार ही रहना होता है। आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही पहन लूँगी। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा परेशान लग रहा था, जैसे वो मेरे बारे में कोई बात जानता था जिसके बारे में उसे शायद विश्वास नहीं था। खैर मैंने सब्र से काम लेना था, इसलिए मैं खामोश रही। मैंने नैतिक से पूछा कि खाने पर कौन कौन आ रहा है। मेरी बात सुनते ही नैतिक के हाव भाव बदले थे। बोला, जो भी आए तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम औरतों से मिलो या मर्दों से, तुम्हारे पहनावे में कोई फ़र्क ना आने पाए। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तो इसलिए पूछ रही थी ताकि मेहमानों का अंदाज़ा हो जाए और मैं उसी हिसाब का खाना बना सकूं। मैं अपनी बात कहकर खामोश हो गई थी, लेकिन नैतिक अब भी मुझे शक भरी नज़रों से देख रहा था। आधे घंटे बाद मेहमान आ गए। मैंने खाना लगाया तो मेहमानों में काले रंग के कपड़े पहने एक लड़का भी मौजूद था। मैं उसे देखकर अजीब सी घबराहट का शिकार हुई थी, क्योंकि वो लगातार मुझे ही देखे जा रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैं परेशान हुई थी, लेकिन नैतिक को ये बात मैंने महसूस नहीं होने दी और ना ही मैंने उस लड़के की तरफ देखा था। नैतिक ने मुझे ये बात नहीं बताई थी कि उसके कौन कौन से रिश्तेदार हैं और कौन क्या लगता है।
मैंने भी खामोशी से खाना उन लोगों के सामने लगाया और उनके साथ ही बैठकर मैं भी खाना खाने लगी। मेहमानों से पूछ भी रही थी अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे बता दें। थोड़ी देर बाद उठकर मैं किचन में आ गई। नैतिक भी मेरे पीछे पीछे आ गया। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। कहने लगा, सच सच बताओ ये कब से चल रहा है? उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैंने हैरान होकर उसे देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है नैतिक, क्या चल रहा है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अब मैंने भी थोड़ा गुस्से से नैतिक से ये बात पूछी थी। नैतिक ने कहा, तुम्हें सब पता है लेकिन तुम अनजान बनने का नाटक कर रही हो। एक बात याद रखना कि कभी किसी धोखेबाज और बेवफा को माफ़ नहीं करूंगा, और जिस दिन मुझे समझ आ गया उस दिन तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकूंगा भी नहीं। अभी तो मैं फिलहाल शक में घिरा हुआ हूँ। जिस दिन मुझे हकीकत पता चली उस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नैतिक की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था, लेकिन मैं चुप हो गई थी। मैंने सोचा जब मेरे कैरेक्टर में कोई खराबी नहीं तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने माँ को भी ये बात बताई तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा ये बात इतनी आसान नज़र नहीं आती जितनी तुम समझती हो। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज है जो तुमसे छुपाया जा रहा है, वरना कोई भी इंसान अपनी शादी के फौरन बाद अपनी पत्नी से ऐसे दिल दुखाने वाली बातें नहीं करता, और वो भी मेरे दामाद जैसा। क्योंकि मेरा दामाद तो लाखों में एक है। हर किसी ने उसकी तारीफ की थी। बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला लड़का है। जरूर उसके किसी ने कान भरे होंगे। तुम अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, देखने की कोशिश करो कि कहीं कोई ऐसी चीज़ मिले जो इस राज से पर्दा हटा सके। या फिर तुम ऐसा करो, नैतिक से ही पूछने की कोशिश करो कि आखिर बात क्या है। तुम दोनों पति पत्नी हो और आपस में विश्वास की डोर टूटना नहीं चाहिए। इस तरह शक करने से घर नहीं बसते। लेकिन मैंने कहा, मम्मी जी नैतिक तो मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहते। उनका व्यवहार मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है। मैं कोई बात करती भी हूँ तो काट खाने को दौड़ते हैं। तभी मुझे वो थैली याद आई। मैंने सोचा वो मैं अपने पति को दे देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि किसी ने मुझे अभय के जरिए भिजवाई थी। लेकिन फिर सोचा बेकार में एक नया तमाशा लग जाएगा। एक दिन अभय मेरे कमरे में आया। कहने लगा, दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप जाकर बड़े भैया से पूछ लेना, लेकिन अभी आप मेरे साथ चलें। मैं आपको बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहा, अभय लेकिन तुम मुझे बाहर क्यों लेकर जाना चाहते हो? क्या तुमसे तुम्हारे मालिक ने कहा है? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, नहीं दीदी मैं आपको साथ लेकर जरूर जाऊंगा। और फिर बाहर बड़े भैया खड़े हैं। मैं सिर्फ बाहर दरवाजे तक ही आपको लेकर जाऊंगा। वहाँ से बड़े भैया ही आपको ले जाएंगे। मैंने कहा, बड़े भैया यानी नैतिक? कहने लगा, हाँ हाँ दीदी मैं उन्हीं को तो बड़े भैया कहता हूँ। वो कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उसकी बात से शक में पड़ गई थी। मैंने अपनी सास से जाकर पूछा कि अभय मुझसे कह रहा है कि नैतिक बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या वाकई उन्होंने ऐसी बात आपसे की थी? क्योंकि नैतिक ने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा था, क्योंकि अगर नैतिक को मुझे बाहर बुलाना होता तो वो मुझे फ़ोन कर सकते थे या फिर पहले से ही कोई ऐसी बात करते। उन्होंने अभय के जरिए मुझे क्यों बुलवाया था? और जब मैंने अपनी सास से ये बात कही तो वो भी चौंक गई थी। अभय मेरे मुंह से ये बात सुनते ही फौरन बाहर भाग गया था, और मेरी सास जब बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था। अब तो मुझे अभय पर शक होने लगा था। आखिर वो मुझे बाहर क्यों ले जाना चाहता था? इसके पीछे क्या वजह थी? शाम को सारे लोग चाय पीने के लिए छत पर चले गए तो मैंने सोचा आज मैं अभय से सारी बातें क्लियर करूंगी। रोज रोज शक की आग में जलने से अच्छा है कि आज मैं उसे एक कमरे में बंद करके सारी सच्चाई उगलवा लेती हूँ। मैंने ऐसा ही किया। मैंने उसे बहाने से स्टोर रूम में बुलाया कि मुझे कुछ सामान ऊपर रखवाना है, और फिर मैंने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से कमरे को ताला भी लगा दिया। अब वो दरवाज़ा पीटता रह गया। मैं समझ सकती थी वो छोटा बच्चा था, उसका दिल कमज़ोर था, लेकिन मुझे भी अपने कैरेक्टर पर कोई धब्बा नहीं चाहिए था। मैंने सोच लिया था आज मैं उसे सबक सिखाकर रहूँगी। बाहर का दरवाज़ा भी मैंने बंद कर दिया था। अब ऐसे जाली वाला दरवाज़ा खोलकर मैंने पूछा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बताओ आखिर नैतिक मुझ पर शक क्यों करते हैं, और तुम मुझे उस दिन बाहर क्यों ले जाना चाहते थे, और उस थैली और रुमाल का क्या चक्कर है? जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगी। फिर चाहे तुम यहाँ पर सड़ सड़ कर मर जाओ। वो छोटा बच्चा था, कब तक इस बात को छुपा सकता था? कहने लगा, मैं ये काम जानबूझकर नहीं करा हूँ। बड़े भैया के एक दोस्त हैं, उन्होंने ही वो थैली मुझे दी थी और कहा था कि आपको दे दूँ। उन्होंने नैतिक भैया से शर्त लगाई थी कि वो आपको अपने प्यार के जाल में फंसा लेंगे। बड़े भैया के दोस्त ने यह भी कहा था कि मुझे तुम्हारी पत्नी साधना बहुत अच्छी लगती है, तुम अपनी पत्नी साधना मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये बात सुनकर बड़े भैया को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया था।
दोनों की मारपीट भी हुई थी और उन्होंने उससे दोस्ती भी ख़त्म कर ली। लेकिन वो आदमी मुझे पैसे देने लगा, कहने लगा तुम जाकर भाभी को ये थैली और रुमाल दे आओ, उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। 10,000 रुपये तो मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखे थे, बस मैं पैसे देखकर बहक गया था। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें, वरना मैं सारी ज़िंदगी आपकी नज़र में शर्मिंदा रहूँगा। मैंने कहा कि मेरी नज़र में तुम गिर गए हो, लेकिन अब मेरे पति से दूर रहना, वरना उन्हें तुम्हारी हरकत का पता चला कि तुमने शादी की रात मुझे किसी और का तोहफा लाकर दिया तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे और तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे। इसलिए दोबारा से इस बात को अपनी ज़बान पर मत लाना और उस घटिया इंसान से भी कह दो कि वो अपने गंदे इरादे अपने पास तक रखे। मेरे पास पहुंचने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो मासूम और बेकसूर था, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। उस रात जब नैतिक कमरे में आया तो मैंने उसके सामने वो थैली रख दी, जिसे देखकर वो हैरान हुआ था। मैंने उसे सारी बात बता दी कि तुम्हारे दोस्त ने अभय के हाथ ये थैली मुझे भिजवाई थी। पहले मैं शक में थी, मुझे नहीं पता था ये थैली मुझे किसने भिजवाई है, लेकिन मैंने अभय से सारी सच्चाई जान ली है। नैतिक, मुझे तुम पर भी दुख है कि तुमने मुझ पर विश्वास न किया। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा दोस्त मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और मैं उसके प्यार के जाल में फंस जाऊंगी। मैं इतनी लूज कैरेक्टर नहीं हूँ। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। नैतिक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने आगे बढ़कर मेरे आंसू पोंछ दिए, कहने लगा मुझे माफ़ कर दो साधना, मैं मर्द था। आकाश की बातें मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का देती थीं। मुझे तुम पर शक होने लगता था कि तुम भी दूसरी बेवफा औरतों की तरह होगी, जिनके किस्से मैं सुनता रहता हूँ कि पत्नी अपने पति को छोड़कर उसके दोस्त के साथ भाग गई। मेरी गलती थी जो मैं तुम पर विश्वास न कर सका, मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए नैतिक ने मुझे गले लगा लिया था। मैं भी अब सुकून से थी कि मेरी ज़िंदगी में अब कोई तीसरा नहीं था। हम दोनों के बीच के शक की दीवार गिर चुकी थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।